मेरी माँ ने मेरी शादी एक ऐसे आदमी से कर दी थी जो पहले से शादीशुदा था और उसकी 4 बेटियां थीं। उसकी पहली बीवी ने खुदकुशी कर ली थी, मगर शादी के वक्त उन्होंने ये खुदकुशी वाली बात हमसे छुपा ली थी। बस मेरी सास ने यही बताया था कि उनकी बहू बहुत बीमार थी, इसलिए वो फौत हो गई। शादी के बाद मेरी मरहूम सौतन की सारी बेटियों की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मैं दिन रात बहुत परेशान रहती, क्योंकि वो चारों अपनी माँ की तरह बहुत हसीन थी। इसलिए मैंने 18 साल के होते ही बड़ी वाली लड़की की शादी कर दी। उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरी बड़ी बेटी मुझे अपने घर आने से मना करती थी। इसी तरह बाकी 3 बेटियों की भी शादी हो गई और उन्होंने मुझसे मिलने और कॉल करने से इनकार कर दिया। मैं बहुत गमज़दा थी जब एक रोज गुस्से में बड़ी बेटी के ससुराल चली गई, लेकिन वहाँ ताला लगा हुआ था। मैं फौरन बाकी तीनों के घर गई, पर हर जगह ताला लगा था। अभी मैं रोती हुई वापस ही लौटी थी कि घर में जैसे ही कदम रखा, मुझ पर एक कयामत टूट पड़ी, क्योंकि सामने तो मेरा नाम राबिया है। मेरी उम्र 30 साल हो गई थी, मगर अभी तक कोई भी मेरा रिश्ता मांगने नहीं आया था। इसलिए मेरी माँ ने मेरी शादी एक ऐसे मर्द से कर दी जिसे औलाद नहीं चाहिए थी, क्योंकि उसकी पहले से 3 बेटियां थीं। जब मैं शादी करके अपने ससुराल आई, घर में मेरी सास के अलावा कोई नहीं था। बस एक नंद थी, जिसकी शादी भी हमारी शादी के साथ ही हो गई थी। ऐसे में एक मुख्तसर हमारा छोटा सा खानदान था। मेरे शोहर को मुझ में से औलाद नहीं चाहिए थी। अपनी मरहूम सौतन की चारों बेटियों की जिम्मेदारी अब मुझ पर आ गई थी। मेरे शोहर इकबाल का कहना था कि उनकी पहली बीवी ने मरते वक्त यही कहा था कि उनके बाद उनकी बेटियों को मैं ही पालूं। शोहर के कहने पर मैंने उसकी बेटियों को कबूल कर लिया और उनकी परवरिश खुद करने की जिम्मेदारी ले ली थी। जबकि मेरी सास अक्सर मेरे शोहर को कहती कि शुक्र है तुम्हारी पहली बीवी से जान छूट गई। मेरी सास को किसी वजह से अपनी बहू बहुत नापसंद थी। मैंने जब अपनी मरहूम सौतन की तस्वीर देखी तो वो बहुत हसीन थी। चारों बेटियां अपनी माँ पर गई थी, अपनी माँ की तरह बहुत खूबसूरत थी। ऐसे में मुझे उनकी बहुत फिक्र रहती। दिन रात में इसी परेशानी में रहती थी। बेटियों का मामला है और ऊपर से वो जिस कदर हसीन थी, मुझे हर वक्त डर लगा रहता था। कुछ रही सही कसर मेरी नंद ने पूरी कर दी थी। वो जब भी हमारे घर आती, कोई नई बात कर जाती। मेरी नंद भी अपनी पहली भाभी और उनकी बेटियों को बहुत नापसंद करती थी। पहले दिन से वो यही बात कह रही थी कि मुझे इनको संभाल कर कुछ नहीं मिलेगा। शुरू में तो मैंने नजरअंदाज किया था, मगर बड़े होने पर उसने मेरी बेटियों पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। इसलिए मैंने उसके घर आना जाना खत्म कर दिया। मैंने जो जिम्मेदारी उठाई थी, मैं चाहती थी कि मैं उसको ठीक तरीके से मुकम्मल करूं, उसमें कोई कोताही ना रह जाए। इसीलिए मैंने इरादा किया था कि मैं उनको जल्दी उनके घर का कर दूंगी। मैं नहीं चाहती थी मेरी नंद फिर से कोई बात बनाए। जैसे ही बड़ी लड़की 18 साल की हुई, मैंने एक अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी। उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद मेरी बड़ी बेटी ने मुझे अपने घर आने से मना कर दिया। पहले तो मुझे बातों बातों में टालती रही, मुझे अपने घर आने नहीं देती थी, लेकिन फिर उसने साफ अल्फाज में मुझे अपने घर आने से मना कर दिया था। ये बात मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी थी। मैं जानती थी कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। वो भला मुझसे क्यों मिलना नहीं चाहेगी, जबकि इस बात के लिए हो सकता था कि उसके ससुराल वालों ने उसे मना किया हो, मगर उन लोगों ने उसे क्यों मना करना था, ये बात सोचने वाली थी। वो तो बहुत अच्छे और नेक लोग थे। ये सोचकर तो मैंने उनसे रिश्ता जोड़ा था। इस बात को लेकर मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। जब मैंने इस बात का जिक्र अपने शोहर से किया, उनका ये कहना था कि अगर उसने मना किया है तो फिर मुझे उसके घर नहीं जाना चाहिए। उनका कहना था कि हम लोग उसके बगैर रहने की आदत डालेंगे, और वैसे भी जब बेटियां ब्याही जाएं तो वो पराई हो जाती हैं। बस हमारे लिए यही काफी था कि वो अपने घर में बहुत खुश है, मगर ऐसे कैसे कोई अपनी बेटी को छोड़ सकता है। ये किस किस्म की हरकत उन लोगों ने की थी, और अब जब उन्होंने हमें अपने घर आने से मना किया था, तो ऐसे में वो हमारी बेटी के साथ क्या करते होंगे, आगे मैं सोचना भी नहीं चाहती थी। खैर, होने को कौन टाल सकता है, जो होना था वो हो चुका था, और अब हमारे पास तो कहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगर हम उसे जबरदस्ती घर वापस ले भी आते, उसका कोई मुस्तकबिल और ठिकाना नहीं रहता। इससे अच्छा था कि जिस भी हाल में रहे अपने घर में खुश रहे।
मैं बस उसकी खुशी की दुआ कर देती थी, साथ साथ मैं उसे याद भी करती थी। बेशक वो मेरी अपनी औलाद नहीं थी, लेकिन मैंने उन चारों को अपनी बेटियां समझकर, अपनी औलाद समझकर पाला था। मैंने माँ बनकर पाला था। कुछ अरसा इसी तरह गुजरा, जब मैंने बाकी 3 बेटियों की भी सही वक्त पर शादी कर दी थी। या यूं कहा जाए कि मैंने उनकी शादी जल्दी कर दी थी, लेकिन मेरी बाकी की 3 बेटियों ने भी शादी के बाद मुझसे फोन करने और मिलने से मना कर दिया था। मैं बहुत परेशान और गमज़दा थी। मेरी चारों बेटियां मुझे अपनी सगी माँ समझती थीं और मुझसे बहुत प्यार करती थीं। उन बच्चियों के अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। मेरी अपनी भी कोई औलाद नहीं थी। मेरी बेटियों के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचा था। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था कि वो घर से जाने के बाद मुझे भूल गई थी। मैंने उनकी जिंदगी में कभी कोई कमी रहने नहीं दी थी। जो उन्हें इस बात का एहसास होता, उन्होंने मुझसे मिलना जुलना खत्म कर दिया। जबकि मेरे शोहर का इस बारे में कुछ नहीं कहना था। मैं जब भी उनसे इस बारे में बात करती तो वो चुप हो जाते और मुझे भी खामोश रहने का कहते। उनका कहना था कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, और हमारी बेटियों के हक में यही बेहतर है कि हम उनसे ना मिले। कहीं तो कुछ ऐसा था जो मेरे शोहर शायद जानते थे, लेकिन मैं इन बातों से अनजान थी। उनसे कुछ पूछने की कोशिश करती तो वो मुझे ये कह देते कि ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम सोच रही हो, मगर वो खुद भी इस बात पर हैरान थे। अगर अब हमारे पास सब्र करने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं था। अब तो मेरे शोहर की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। मुझे हर वक्त बेटियों की फिक्र लगी रहती थी और कुछ अपने शोहर की फिक्र खाए जा रही थी। जबकि मेरी नंद ने भी घर आना जाना छोड़ दिया था। वो मुझसे अभी तक किसी बात को लेकर खफा थी। तन्हाई से तंग आकर मैंने उसके घर जाकर उससे बात करने की कोशिश की थी। तब उसका कहना था, जिन बेटियों की खातिर मैंने उन्हें बुरा भला कहा था, वो बेटियां मेरा हाल भी नहीं पूछती हैं। उसका कहना था कि इसी दिन के लिए वो मुझे समझाती थी कि गैर की औलाद पर इतनी मोहब्बत निछावर ना करो। गैर की औलाद को जितनी भी मोहब्बत से पालो, लेकिन वो हमेशा गैर ही रहती है। उसकी बातें सुनकर मैं अपने घर वापिस आ गई थी। मैं उसकी बातों के बारे में सोचना नहीं चाहती थी, मगर बार बार वही सब कुछ दिमाग में चल रहा था। कहीं वो सच तो नहीं कह रही थी, मगर दिल कहता कि वो चारों मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, अपने अब्बा से भी बहुत मोहब्बत करती हैं। मगर मेरी नंद हर वक्त मुझे उनके खिलाफ क्यों किया करती थी? कोई तो राज था जो मुझसे छुपाया गया था। एक दिन इसी तरह अपनी तन्हाई से तंग आकर गुस्से में मैं अपनी बड़ी बेटी के ससुराल चली गई, ताकि मैं खुद जाकर उन लोगों से बात कर सकूं कि आखिर मसला क्या था। मगर ये देखकर मैं हैरान हो गई कि वहाँ पर ताला लगा हुआ था। उसके बाद मैं अपनी बाकी बेटियों के घर गई, मगर वहाँ पर भी ताला लगा हुआ था। अभी वहाँ से मैं रोते हुए वापस घर लौटी ही थी कि घर में जैसे ही कदम रखा तो कयामत टूट पड़ी कि मेरा शोहर नीचे फर्श पर बैठकर पूरी तरह से सांस ले रहा था। उसे काफी अरसे से सांस की बीमारी थी। अब जबकि वो ज्यादा बीमार रहने लगा था, आज उसकी हालत उससे भी ज्यादा खराब हो गई थी। मैं जल्दी से उसे अस्पताल ले गई। मेरी नंद को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो भी अस्पताल में आ गई थी। उसने मुझे तसल्ली दी थी और कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिन मेरा शोहर अस्पताल में ही रहा और फिर उसकी तबीयत जैसे कुछ बेहतर हुई, हम घर वापस आ गए थे। घर आकर जब मैंने अपना फोन देखा तो उस पर मेरी सबसे छोटी बेटी के फोन आए हुए थे, जिसे देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने फौरन से उसे दोबारा से उसी नंबर पर फोन किया। फोन मेरी बेटी की बजाय उसके शोहर ने उठाया था। उसका कहना था कि हमारे साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने इस चीज की वजह पूछी तो इंतहाई गुस्से में आ गया। उसका कहना था कि हम लोगों ने उन्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है और उन्हें इस बात का इल्म हो गया है। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। जबकि मैं सोच में पड़ रही थी कि हमने आखिर उन्हें कौन सा धोखा दिया था। इस सारे मामले में धोखे वाली तो कहीं कोई बात नहीं थी। जब मैंने अपने शोहर से इस बारे में पूछा, उसका भी यही कहना था कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। कुछ दिन इसी तरह गुजरे थे जब मेरी चारों बेटियां रोती हुई घर वापस आ गई। पूछने पर उनका ये कहना था कि वो अपने ससुराल वालों से यहाँ आने की जिद करती थी, लेकिन वो लोग उन्हें मिलने नहीं देते थे, जबकि फोन करने की भी इजाजत नहीं थी। उनका कहना था कि आज तंग आकर उन लोगों ने उन्हें वापस भेज दिया है। हमसे आखिर ऐसा कौन सा गुनाह हो गया था कि जो वो लोग हमारी बेटियों को हमसे मिलने नहीं दे रहे थे? जबकि उनका भी ये कहना था कि मैंने इतने सालों से
ان की माँ की असलियत क्यों उनसे छुपाई थी। शादी के वक्त मैंने यही कहा था कि ये चारों मेरी बेटियां हैं, मगर अब ये उनके साथ साथ उनके ससुराल वालों को भी मालूम हो गई थी कि उनकी सगी माँ कोई और औरत थी। वो सब कह रही थी। आज से पहले मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन इस बात का इल्म मेरे शोहर को जरूर था और इसीलिए मैंने उनसे इस बारे में पूछा था। जब उनका कहना था कि ये राज तो बहुत पहले ही दफन हो गया था, अभी ये चिंगारी किसने लगाई थी? आखिर ऐसा कौन था जो मेरी बेटियों के घर का दुश्मन था? हमें उस इंसान तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी थी और बहुत जल्दी उनको अपनी बहन का ख्याल आया था। उनका कहना था इस राज को उनके घर वालों के अलावा और कोई नहीं जानता था, जबकि घर वालों में उनकी माँ यानी मेरी सास का भी इंतकाल हो चुका था। वो खुद अपने घर का कोई भी राज किसी को बता नहीं सकते थे, जबकि ये काम जरूर उनकी बहन का था। वो गुस्से में घर से निकले थे। जब मैंने उनको कहीं भी जाने से रोक दिया और उनसे पूछा था कि आखिर ऐसा कौन सा राज था जिससे सारी जिंदगी उन लोगों ने मुझे भी अनजान रखा था और मुझे भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया था। उस दिन मेरे पूछने पर मेरे शोहर ने मुझे रोते हुए सब कुछ बताया था जिस राज से अब तक मैं अनजान थी। मेरे शोहर का कहना था कि उनकी माँ और बहन उनकी पहली बीवी से इसीलिए नफरत करती थी क्योंकि उनकी बीवी जिस जगह से आई थी उस जगह बहू को हमारे मुआशरे में ना तो इज्जत से देखा जाता है और ना ही उसे इज्जत दी जाती है। असल में वो नाचने वाली थी। मेरे शोहर ने मुझे बताया कि सबसे पहले उनका रिश्ता उनके खानदान की एक लड़की से तय हुआ था। मेरा शोहर और वो लड़की दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी करते थे, मगर शादी से कुछ अर्सा पहले उस लड़की के घर वालों ने इनकार करके अपनी बेटी की शादी किसी और जगह कर दी थी। वजह ये थी कि उस वक्त मेरे शोहर को नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से हालात कुछ अच्छे नहीं रहे थे। बदलते हुए हालात को देखकर उनके रिश्तेदारों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था। रिश्ता टूटने पर मेरे शोहर को बहुत सदमा लगा था क्योंकि उनकी मोहब्बत कोई 1-2 महीने की नहीं थी। वो काफी अरसे से उस लड़की को पसंद करते थे। उन दिनों मेरे शोहर इकबाल पूरा दिन अपने कमरे में बंद रहते और पूरी रात घर से बाहर रहते थे। ऐसे में उनकी क्या मसरूफियात हैं, वो कहाँ जाते थे, किसी को कुछ पता नहीं था। पता तब चला था जब वो खुद से शादी करके अपने साथ एक खूबसूरत बीवी को घर ले आए थे, क्योंकि वो नाचने वाली थी और जिस जगह से आई थी वहाँ की औरतों में और आम औरतों में काफी फर्क होता है। उस लड़की के हुलिये से ही उनकी माँ और बहन को अंदाजा हो गया था कि ये कहाँ से आई है और वो उसे बिल्कुल भी कबूल नहीं करना चाहते थे और उन्होंने उसे घर से निकालने का इरादा कर लिया। लेकिन मेरे शोहर का कहना था अगर वो इस घर से गई तो वो भी उनके साथ चले जाएंगे। उन्होंने उसे तहफ़्फ़ुज़ देने का वादा किया है। तब मेरे शोहर इकबाल ने अपनी माँ को बहुत समझाया था। उनका कहना था कि जिस वक्त वो बहुत गमगीन थे, किसी अपने के हाथों बुरी तरह टूट गए थे, तो वो एक कोठे पर चले जाते थे जहाँ पर उनकी मुलाकात मेरी मरहूम सोतन नगमा से हुई थी। उन्होंने बिना किसी फर्ज के उन्हें इस दुख से निकाला था, उनकी जिंदगी में खुशियों को वापस ले आई थी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ नगमा इकबाल को अच्छी लगने लगी थी। उन्हें खुद अंदाजा नहीं हुआ था, जबकि नगमा का ये कहना था कि वो भी उनसे मोहब्बत करती है। और फिर जब एक दिन नगमा ने इकबाल से शादी की बात की तो मेरे शोहर इकबाल ने इनकार कर दिया और कहा ये बहुत मुश्किल है कि मेरे घर वाले एक कोठे वाली को कबूल करें। तब नगमा ने बताया कि वो अपनी मर्जी से ये सब कुछ नहीं करती। वो बहुत छोटी थी जब उसके माँ बाप का इंतकाल हो गया और उनके चचा ने उन्हें यहाँ छोड़कर बदले में बहुत भारी रकम यहाँ से ले गए थे। और फिर इकबाल भी नगमा के साथ शादी करने पर राजी हो गया। उसने नगमा से ये कहा कि वो उससे शादी करेगा, उसे इज्जत देगा। उनका कहना था कि उस शादी से बहुत से लोग नाखुश होंगे, बहुत सी परेशानियां भी झेलनी पड़ेंगी, लेकिन वो फिर भी नगमा से शादी करेंगे क्योंकि उनके अपनों ने उन्हें बहुत दुख दिए थे। फिर इकबाल नगमा से शादी करके उसे अपने घर ले आए थे, लेकिन उनकी माँ और बहन ने उसे कबूल करने से साफ इनकार कर दिया था। तब मेरी सास और नंद दोनों ने ठान लिया था कि वो कभी भी इन्हें खुश रहने नहीं देंगे। उनके भाई की जिद पर वो नगमा को घर में रखने पर तैयार हो गई थी, लेकिन जिस किस्म का रवैया नगमा के साथ होता था वो नाकाबिले यकीन और नाकाबिले बर्दाश्त होता था। अपने बेटे की मौजूदगी में तो थोड़ा बहुत लिहाज करके खामोश हो जाती, मगर इकबाल की गैर मौजूदगी में जो जुल्म वो करती थी उनका कोई हिसाब नहीं था।
मेरे शोहर का कहना था कि नगमा भी तो अब एक औरत थी, तो क्या इज्जत की जिंदगी जीने पर उसका हक नहीं था? अगर किस्मत ने उसे इस मोड़ पर ला खड़ा कर दिया था तो इसमें उसकी क्या गलती थी? उन्होंने अपनी माँ से ये कहा था कि पहले उन्होंने एक इज्जतदार घर की लड़की से शादी करने का इरादा किया था, लेकिन उसने क्या किया था? दौलत की खातिर उनकी मोहब्बत और 2 साल पुरानी मंगनी को लात मार कर निकल गई। उनका कहना था कि अपने खानदान वालों से तो ये नगमा ही अच्छी निकली है, जिसे दौलत और पैसे का लालच नहीं था। नगमा अपने शौहर के साथ मुखलिस थी और उनके ख्याल में मुखलिस होना सबसे अच्छी चीज होती है। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए इंसान का ताल्लुक किसी कबीले, किसी इलाके से है, ये चीज मायने नहीं रखती। अगर कोई चीज मायने रखती है तो वो ये है कि वो बंदा आपके साथ रिश्ता निभाने में कितना पुरखलूस और मुखलिस है। मेरी सास के बहुत मजबूर करने पर भी मेरे शोहर ने अपनी पहली बीवी को छोड़ा नहीं था, उसका साथ निभाया था। आज मुझे इस बात का पता चला कि क्यों मेरी सास और मेरी नंद मेरी मरहूम सोतन और उसकी औलाद के इतने खिलाफ थे। नगमा ने भी अपने शोहर से वादा किया था कि वो हर मुश्किल हालात में उनके साथ रहेगी और हालात का सामना करेगी, और उसने किया भी था। मगर 4 बेटियों के पैदा होने के बाद नगमा ने खुदकुशी कर ली थी। वो मेरी माँ और बहन से बहुत दुखी हो चुकी थी। ये बात बताते वक्त मेरे शोहर भी रो पड़े थे, जबकि मेरी बेटियों का ये कहना था कि ये बात उनके ससुराल वालों को मालूम हो गई है कि उनकी माँ का ताल्लुक कहाँ से था, इसलिए उन्होंने उन्हें हम सबसे मिलने जुलने से रोक दिया था। उनका कहना था कि हमने उनके साथ धोखा किया, उनकी माँ की हकीकत उनको नहीं बताई, जबकि उनकी नज़र में ये बहुत बड़ा धोखा था। वो सादा और शरीफ लोग थे, ऐसे में अगर उन्हें ये बात पहले से मालूम होती तो वो कभी भी हमारे घर में रिश्ता ना करते। जबकि मेरी बेटियों की सास का ये कहना था उनके नेक और पारसा बेटों के लिए एक नाचने वाली की बेटियां रह गई थी क्या? अब सवाल ये था कि ये बात उनसे जाकर किसने कही थी, जबकि मेरे शौहर का कहना था कि उनकी बहन के अलावा ये हरकत किसी की नहीं हो सकती। जब मेरी नंद से इस बारे में पूछा गया तो वो अपनी बात से मुकरी नहीं थी। जब उसने साफ साफ मान लिया कि ये बातें उसी ने मेरी बेटियों के ससुराल जाकर कही थी। उसका कहना था कि मैंने उन लड़कियों की खातिर एक बार अपनी नंद को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था। इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने ये सब कुछ कहा था। हैरत मुझे इस बात पर थी कि छोटी सी बात का बदला लेने के लिए मेरी नंद इतना गिर गई थी जो उसने ये घटिया हरकत कर दी थी। मेरी नंद का कहना था बेटी अपनी माँ की परछाई होती है और उसी पर जाती है, इसलिए इन लड़कियों का ठिकाना हमारा घर नहीं बल्कि वही कोठा है जहाँ से उनकी माँ आई थी। इन चारों को भी वही भेज देना चाहिए था। मेरा शोहर अपनी बहन की बातें सुनकर हैरान रह गया था। उसने उसी वक्त अपनी बहन से ताल्लुक तोड़ दिया। भला वो घर की बेटियों के बारे में ऐसी सोच कैसे रख सकती थी? मैंने अपनी बेटियों को समझाया था कि अपने ससुराल वालों की बात मान लें और हमसे ना मिला करें और अपने घर में आबाद रहें। उनका कहना था कि वो इतने दिनों तक हमसे दूर रही हैं, लेकिन अब वो हमसे दूर नहीं रह सकती, और फिर उन लोगों के तानों ने उन्हें वैसे ही मार देना था। फिर मैंने और इकबाल ने चारों बेटियों के ससुराल वालों को एक बार हमारे घर आने का कहा, और उसके बाद वो जो फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा। बहुत मेहनत समाजत करने के बाद आखिरकार वो लोग घर आने पर मान गए थे। जब वो घर आए तो मैंने उनसे साफ बात की थी, उनको समझाने की कोशिश की थी कि जो कुछ भी हुआ था वो माजी था। इन सब में इन बच्चियों का कोई कसूर नहीं है। जहाँ तक बात हमारे झूठ की थी, मैंने उनसे कोई झूठ नहीं बोला था, क्योंकि मुझे खुद इसी बात का इल्म आज हुआ था। जबकि उनका कहना था कि वो सारी बात ठीक है, लेकिन उनके घर का माहौल मजहबी है और वो शरीफ खानदान से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में वो किसी नाचने वाली औरत की बेटियों को अपनी बहू कभी नहीं बना सकते। इस लिहाज से देखा जाए तो हमसे अच्छी तो वो औरत थी जिसने रिश्ते बचाने के लिए इतना कुछ बर्दाश्त किया था, जबकि इखलाकियात के मुकाबले में वो हमसे ज्यादा बेहतर थे। शराफत का तकाजा ये नहीं होता कि किसी के सर से अपनी इज्जत की चादर उतार दी जाए, बल्कि शराफत का तकाजा ये होता है कि किसी पर अपनी इज्जत की चादर डाल दी जाए। जबकि इन सब लड़कियों का तो उस जगह से कोई वास्ता ना था जहाँ से उनकी माँ आई थी। सिर्फ और सिर्फ इज्जत की खातिर जिस औरत को वो बुरा कहकर उनकी बेटियों को धुतकार रहे थे तो वो बहुत अजीम औरत थी। उसने सिर्फ इज्जत की खातिर इतने साल की गुलामी की थी।
वो मेरी सास और नंद की हर तकलीफ और बात को खामोशी से सह गई थी। अगर वो चाहती तो वापस चली जाती उसी जगह जहाँ पर कोई उससे ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, लेकिन उसने सब छोड़ दिया और इस घर को तरजीह दी थी जहाँ पर उसे दिन रात काम करने के साथ साथ ताने भी सुनने पड़ते थे, मगर वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटी थी। मैं उसकी इस दुनिया से चले जाने के बाद भी दिल से कदर करती हूँ। ऐसे में वो लोग कैसे उसकी बेटियों को धुतकार सकते हैं। मेरी बात सुनकर सब लोग खामोश हो गए और फिर उन्होंने बारी बारी अपने किए की माफी मांगी थी। उनका कहना था कि वो गलत थे, उन्होंने गलती की थी कि वो इंसानों को जात या उसके खानदान से जोड़कर उनकी जिंदगी के फैसले कर रहे थे। उनका कहना था कि वो वाकई एक अजीम माँ बाप की बेटियां हैं, एक अजीम बाप की, जिन्होंने बिना किसी की परवाह किए किसी को इज्जत दी थी। मेरी बातों ने उनकी सोच बदल दी थी। वो इतने सालों से एक ही सोच सोचते आ रहे थे, इज्जत सिर्फ हम जैसे लोगों का हक होता है, जबकि ये हर किसी का हक है और हर किसी को मिलनी चाहिए। अब वो लोग मेरी बेटियों को घर वापस ले जाने के लिए तैयार थे। उनका कहना था कि वो कभी भी उन्हें हमसे मिलने या बात करने से मना नहीं करेंगे और ना ही कभी उन्हें किसी भी चीज का ताना देंगे। मैंने और मेरे शोहर ने खुशी खुशी अपनी बेटियों को दोबारा रुखसत किया था। अब हम बिल्कुल मुतमईन थे। मैंने अपना फर्ज भी अच्छी तरह से अदा कर दिया था, इसमें कोई कोताही नहीं हुई थी। मेरे शोहर भी इस बात से खुश थे और उनकी तबीयत भी पहले से काफी बेहतर रहने लगी थी। उसके बाद मेरी बेटियों का हमारे घर आना जाना रहता था। कोई न कोई हमारा हाल पूछने आ जाया करती थी। अपने नंद के घर आना जाना हमने छोड़ दिया था, लेकिन कुछ अर्से बाद हमें ये बात मालूम हुई कि उसकी अपनी बेटी रात के अंधेरे में उसे धोखा देकर घर से निकल गई है। इस चीज से उसे जैसे पागल कर दिया था। वो ना तो घर से बाहर निकलती थी और ना ही किसी से मिलती थी। बस एक बार उसके घर आकर मुझसे माफी मांगी थी। मेरी बेटियों से भी माफी मांगना चाहती थी कि उसने उनकी पाकीज़गी पर उंगली उठाई थी। किसी की बेटियों के बारे में उसने गलत अल्फाज कहे थे, इसलिए उसकी अपनी बेटी उसके साथ ये सब कर रही थी। किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। वो सारी जिंदगी अपने इज्जतदार होने के गुण गाती रही। आज उसकी अपनी बेटी ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। यहाँ पर दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। माएं, बहनें और बेटियां सबके लिए एक जैसी होती हैं। उनकी इज्जत सांझी होती है। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, किसी से कोई नादानी हो जाती है, लेकिन हमारे मुआशरे में सबसे बुरी और गलत बात ये है कि औरतें इस बात को पकड़कर बैठ जाती हैं और जो बात घर की चार दीवारी में रहनी चाहिए वो पूरी दुनिया में फैल जाती है। अफसोस इस बात का है कि औरत ही एक औरत की इज्जत को समझ नहीं पाती। उसके नतीजे में यही होता है कि एक न एक दिन हमारे सामने हमारा किया जरूर आता है। और दूसरी बात ये कि किसी इंसान का ताल्लुक किसी भी जगह से हो, वो इंसान है, जिसका मतलब ये है कि वो काबिल एहतराम है। हम किसी का चेहरा देखकर ये फैसला नहीं कर सकते कि वो इंसान हमसे ज्यादा अच्छा नेक है। आजकल छोटी सी बात मालूम होने पर लड़कियों को छोड़ दिया जाता है, घर से निकाल दिया जाता है, जबकि ये सरासर ज्यादती है। आपकी शराफत का तकाजा ये नहीं होता कि किसी का बुरा माजी जानकर उसे छोड़ दे, बल्कि आपकी शराफत का तकाजा ये होता है कि किसी का बुरा माजी जानते हुए उसका हाल अच्छा बनाने की कोशिश करें और मुस्तकबिल अच्छा बनाने की कोशिश करें। आज मेरी चारों बेटियां अपने अपने घर में बहुत खुश हैं और मेरा शोहर भी मुझसे बहुत राजी है, क्योंकि मैं उनकी उम्मीदों पर पूरी उतरी थी।